बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में समझा कि किस तरह से एक स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई छोटी बूंद या छोटी गोली एक सीमांत वेग प्राप्त करती है और उसका सूत्र निकाला, और इसी के बाद हमने स्टोक का नियम भी समझा और उसके आधार पर कुछ स्टोक के नियम के अनुप्रयोग भी देखे थे। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है प्रमेय की, जो कि बर्नौली प्रमेय है। ये परीक्षा में जो है ज्यादा नंबर 5 नंबर या 3 नंबर में पूछी जाती है और इसको समझ करके याद करना बहुत ही जरूरी है और इस पर आधारित प्रश्न भी अलग से पूछे जा सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि बर्नौली प्रमेय क्या है। तो बर्नौली प्रमेय से समझने के पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि यदि कोई द्रव या कहें तरल पदार्थ, गैस या द्रव दोनों हो सकते हैं, यदि धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहे हैं तो उनमें, उन द्रव या गैसों में किस तरह की ऊर्जाएं हो सकती हैं। क्योंकि ये बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, तो पहले हम उन ऊर्जाओं की बात करेंगे जो किसी द्रव या गैस में प्रवाहित होते समय हो सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं द्रव की दाब ऊर्जा की। तो उसके लिए देखिए, मान लिया ये एक कोई टैंक है और जिसमें द्रव भरा हुआ है, और द्रव दाब के बारे में हम लोगों को मालूम है कि द्रव जो है अपने अंदर स्थित किसी वस्तु पर चारों दिशाओं या कहें सभी दिशाओं में दाब डालते हैं। अब यहां पर ये द्रव भरा हुआ है और मान लिया ये द्रव यहां पर दाब P आरोपित कर रहा है। ये क्षेत्रफल जो है, ये पाइप लगा हुआ है इधर की तरफ, इसका क्षेत्रफल A है। इस दाब के कारण ये द्रव इससे निकलेगा बाहर, विस्थापित होगा, दाब के कारण ही निकलेगा। तो ये मान लिया द्रव यहां से निकल करके यहां आ जाता है। ये मैंने पिस्टन लगा रखा है, पिस्टन बाहर की तरफ विस्थापित हुआ और ये द्रव इस नली में x दूरी तय करता है। ये दाब के कारण ही करता है। तो ये दाब के कारण ये द्रव जितनी दूरी विस्थापित कर रहा है, यानी x दूरी विस्थापित कर रहा है, तो ये दाब के कारण कितना कार्य किया जाएगा, और यही कार्य जो है हम दाब ऊर्जा के रूप में व्यक्त करेंगे। तो आइए निकालते हैं। देखिए, मैंने लिख रखा है कि किसी प्रवाहित होने वाले द्रव में 3 प्रकार की ऊर्जाएं हो सकती हैं। जरूरी नहीं है तीनों हो, 2 हो सकती हैं, 1 हो सकती है या तीनों हो सकती हैं। तो क्या है कि यदि किसी द्रव के A क्षेत्रफल पर दाब P पड़ रहा है, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है, तथा इस दाब के कारण द्रव द्वारा चली गई दूरी x है, तो इस दाब द्वारा किया गया कार्य बराबर होगा बल गुणा विस्थापन। और हम बल कैसे निकालेंगे? क्योंकि दाब की परिभाषा से दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल बराबर हो गया दाब गुणा क्षेत्रफल, तो P गुणा A। तो बल का मान हो गया PA और विस्थापन कितना, ये है x। अब ये जो लिखा हुआ है PAX, AX क्या है? क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई या कहें लंबाई, क्षेत्रफल गुणा ये लंबाई। तो ये बेलनाकार है और क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करेंगे तो बेलन का आयतन प्राप्त हो जाएगा। तो ये गुणा x क्या है? आयतन है। अतः यही क्या है, जो कार्य किया जा रहा है यही ऊर्जा के रूप में संचित हो जा रहा है। अतः प्रति एकांक आयतन में संचित
दाब ऊर्जा बराबर हो जाएगी पी ए एक्स बटे ए एक्स, यानी हमने आयतन से भाग दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि हम निकालने जा रहे हैं प्रति एकांक आयतन, तो ये आ गया पी। तो दाब ऊर्जा का मान, प्रति एकांक दाब ऊर्जा का मान पी के बराबर हो गया। अब हम दूसरी बात करेंगे, वो ऊर्जा है वो है गतिज ऊर्जा। तो बहते हुए द्रव में गतिज ऊर्जा तो होगी, क्योंकि द्रव जो है गतिमान है, उसमें वेग है। माना द्रव्यमान यम का द्रव जिसका आयतन v है, कैपिटल V, माना द्रव्यमान यम का द्रव जिसका आयतन v है, वेग v स्मॉल v से गतिमान है, अतः द्रव की गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगी 1/2 mv²। प्रति एकांक आयतन गतिज ऊर्जा निकालते हैं। प्रति एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको आयतन से भाग देना पड़ेगा। 1/2 m/v × v²। तो द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन ये होता है घनत्व। द्रव्यमान बटे आयतन घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो m/v को हम क्या कहेंगे? घनत्व कहेंगे। और घनत्व हम यहां पर रो ले रहे हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। तो ये दूसरे प्रकार की ऊर्जा हो गई 1/2 ρv²। ये है प्रति एकांक आयतन की द्रव की गतिज ऊर्जा। द्रव की प्रति एकांक आयतन में गतिज ऊर्जा का मान इतना हो गया। अब तीसरी ऊर्जा जो है, ये तो हो गई दूसरी। अब तीसरी जो है वो है स्थितिज ऊर्जा। यदि द्रव किसी ऊंचाई पर स्थित है, पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर स्थित है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा तो होगी। और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमें मालूम है, जो कि सामान्य रूप से mgh लेते हैं। तो यहां पर भी मान लीजिए, माना द्रव्यमान यम, माना कोई द्रव जिसका द्रव्यमान यम है तथा उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई, पृथ्वी तल से ऊंचाई h है, अतः द्रव की स्थितिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा mgh। यहां भी हम प्रति एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। प्रति एकांक आयतन में स्थितिज ऊर्जा, इसको हमें आयतन से भाग देना पड़ेगा। तो हो गया ρgh। तो ये तीनों प्रकार की ऊर्जाओं के लिए हमने अलग अलग सूत्र प्राप्त कर लिए। अब हम अपनी मुख्य प्रमेय पर आते हैं और उसको सिद्ध करने के लिए हम कुछ
परिकल्पनाएं लेते हैं, मान लेते हैं कि ऐसा है। बर्नौली प्रमेय को सिद्ध करने के लिए ली जाने वाली परिकल्पनाएं। तो इसमें हम ये मानते हैं कि हमारा द्रव आदर्श है, द्रव आदर्श है, यानी वो कैसा है? असंपीड्य है तथा अश्यान है। न तो उसको दबाया जा सकता है, संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, और न ही उसके परतों के बीच में किसी तरह का आंतरिक घर्षण बल है, श्यान बल है। दूसरा, द्रव का प्रवाह धारा रेखीय है। तो द्रव का प्रवाह हमें कैसा लेना है? द्रव का प्रवाह धारा रेखीय है, ये भी हमने मान लिया। तो यहां पर द्रव जो है कि गति बहुत कम है, यानी वो धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है। तीसरा, यहां पर कि द्रव के प्रवाहित होने पर ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है। तो हमने ये भी मान लिया कि जो है द्रव जब प्रवाहित हो रहा है तो ऊर्जा संरक्षित रहती है, और देखा जाए तो बर्नौली प्रमेय भी ऊर्जा संरक्षण के नियम पर ही आधारित है। और ये प्रमेय जो होगी, इसको चौथा पॉइंट में लिख करके हम ऐसे ही बता देते हैं कि क्या ये जो है, जैसे कि हम यहां पर अभी स्टेटमेंट बताएंगे, वो जो बर्नौली प्रमेय का स्टेटमेंट है वो प्रति एकांक आयतन के आधार पर मैंने लिख रखा है। यदि वहां पर हम प्रति एकांक द्रव्यमान कर दें तो भी हमारी बर्नौली प्रमेय जो है उसी तरह से लागू होती है, प्रति एकांक द्रव्यमान। तो ये मुख्य हमने जो है परिकल्पनाएं की हैं, और मेन तो दो हैं, पहली और दूसरी। द्रव जो है वो आदर्श है, और द्रव का प्रवाह धारा रेखीय है, यह धारा रेखीय है। अब हम बात करेंगे प्रमेय है क्या। तो प्रमेय को हम अपने शब्दों में किसी भी तरह से लिख सकते हैं, लेकिन कोई भी जो मुख्य बात उसमें कही गई है वो छूटनी नहीं चाहिए। तो किसी द्रव के, और द्रव कैसा है? किसी आदर्श द्रव के धारा रेखीय प्रवाह में द्रव के प्रत्येक बिंदु पर ऊर्जा, कुल ऊर्जा का योग, अर्थात द्रव के प्रत्येक बिंदु पर दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। तो किसी आदर्श द्रव के धारा रेखीय प्रवाह में, या कहें धारा रेखीय प्रवाह कहां होगा? एक स्थान से दूसरे स्थान को जाएगा द्रव। तो किसी द्रव के धारा रेखीय प्रवाह में द्रव के एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने पर द्रव के प्रत्येक बिंदु पर कुल ऊर्जा का मान नियत रहता है। और कुल ऊर्जा हमें बता देना है कि वो कौन सी ऊर्जाएं हैं? दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। कुल ऊर्जा ब्रैकेट में लिख सकते हैं, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का मान नियत रहता है। ये बात मैंने यहां पर लिख भी रखी है। जब कोई आदर्श द्रव
आदर्श द्रव का मतलब असंपीड्य तथा अश्यान, एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में होता है, तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके प्रति एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, यहां पर हम प्रति एकांक आयतन की कुल ऊर्जा बताएं या प्रति एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा बताएं, दोनों में से कोई भी एक बात हम लिख सकते हैं। तो प्रति एकांक आयतन की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है, और उसको हम मैथमेटिकल रूप में लिखेंगे दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। यहां पर हमें प्रति एकांक आयतन की जगह पर प्रति एकांक द्रव्यमान की ऊर्जा भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से किसी आदर्श द्रव के धारा रेखीय प्रवाह में द्रव के प्रत्येक बिंदु पर द्रव के प्रति एकांक आयतन की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। और मैंने कहा प्रति एकांक आयतन की जगह प्रति एकांक द्रव्यमान के लिए भी वही बात आएगी। यहां पर जो ये मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा गया है, ये प्रति एकांक आयतन के आधार पर लिखा गया है। तो आइए इसको सिद्ध कैसे करते हैं। देखिए, स्टेटमेंट आपका याद होना चाहिए और कैसे सिद्ध करते हैं उसको भी समझ के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। बर्नौली प्रमेय को सिद्ध करना, प्रूफ लिख रहे हैं। देखिए, यहां पर हमें एक नली बनानी है और उस नली का एक सिरा चौड़ा लेना है और एक पतला लेना है। ये इस सिरे की ये नली XY है, इसके X सिरे की ऊंचाई जो है वो हमें H1 लेनी है और दूसरे वाले सिरे की ऊंचाई पृथ्वी तल से H2 लेनी है। यहां पर द्रव प्रवेश कर रहा है X सिरे पर और उसका वेग जो है वो v है, v1 है। इसके अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद का क्षेत्रफल यहां पर A1 है और यहां पर दाब जो है वो P1 है। अब बाई सिरे पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो A2 है। यहां पर दाब बाहर से अंदर की तरफ लेंगे P2 है और वेग जो है द्रव का वेग V2 है। ये हमने चित्र में जो दिखाया है उसी बात को लेते हैं, लिखते हैं। माना कोई आदर्श द्रव नली XY से प्रवाहित हो रहा है। नली के X सिरे पर सब बातें लिख डालिए जो जो यहां पर मान करके लिखिए। नली के X सिरे पर द्रव का वेग जो है V1 है, दाब P1 है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है A1 है और इस X सिरे की ऊंचाई जो है वो H1 है ना, ये भी लिख सकते हैं। इसी तरह से नली के सिरे Y पर क्या है, वेग जो है द्रव का वेग V2 है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 है और दाब जो है P2 है और सिरे की ऊंचाई जो है H2 है। ये हमें मान करके लिख देना है शॉर्टकट में। देखिए, यहां पर एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। वो क्या है कि जब द्रव
सिरे x से प्रवेश करता है तो बाह्य कारकों द्वारा कार्य किया जाता है द्रव पर, और जब द्रव बाहर निकलता है तो द्रव स्वयं कार्य करता है। द्रव द्वारा किया गया कार्य यहां पर निकालेंगे, यहां पर x सिरे पर द्रव पर किया गया कार्य निकालेंगे, और कार्य बल मालूम है क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। द्रव सिरे x पर 1 सेकंड में द्रव द्वारा चली दूरी, क्योंकि उसका वेग क्या है, v1 है, इसका मतलब द्रव 1 सेकंड में v1 दूरी तय करेगा। जैसे किसी भी वस्तु का वेग 20 मीटर पर सेकंड है तो इसका मतलब 1 सेकंड में वो 20 मीटर की दूरी तय करता है। इसी तरह से यहां पर वेग v1 है तो वो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, v1 दूरी तय करेगा। तो ये हो गया हमारा विस्थापन। द्रव पर आरोपित बल बराबर होता है, दाब की परिभाषा से ये निकाल रहे हैं, बल बराबर होता है दाब गुणा क्षेत्रफल। तो यहां पर दाब कितना है, P1 है, और क्षेत्रफल इसका A1 है, तो बल कितना लगेगा, P1 A1 लगेगा। अतः द्रव पर 1 सेकंड में किया गया कार्य, द्रव पर 1 सेकंड में किया गया कार्य बराबर हो जाएगा बल गुणा विस्थापन। बल लग रहा है P1 A1 और विस्थापन कितना है, V1 है। इसी प्रकार नली के सिरे Y पर द्रव द्वारा किया गया कार्य, द्रव द्वारा, यहां है द्रव पर, यहां है द्रव द्वारा किया गया कार्य, द्रव द्वारा किया गया कार्य वो भी बल गुणा विस्थापन होगा। वहां पर भाई यहां पर वेग कितना है, v1 है, तो 1 सेकंड में द्रव v1 दूरी चल रहा है, वहां पर 1 सेकंड में द्रव v2 दूरी चलेगा। और ये भी इसी प्रकार नली के सिरे बाई पर द्रव द्वारा 1 सेकंड, यहां और लिख सकते हैं, 1 सेकंड में किया गया कार्य। ये देखिए P1 यहां पर रहेगा, P1 यहां पर हो जाएगा P2 A2 V2। यहां पर द्रव पर कार्य किया गया सिरे x पर, और सिरे y पर द्रव द्वारा किया गया कार्य, अतः द्रव पर किया गया नेट कार्य कितना होगा निकालते हैं। अब हम चित्र को मिटा देते हैं। अतः द्रव पर किया गया नेट कार्य P1 A1 B1 माइनस P2 B2 P2 A2 P2 A2 B2, ये कार्य है। द्रव के अविरत प्रवाह समीकरण से हम जानते हैं कि A1 V1 ये क्या है, सिरे x पर प्रवेश होने वाले द्रव का आयतन, यानी जितना द्रव जो है 1 सेकंड में
प्रवाहित अंदर प्रवेश कर रहा है उतना ही निकल रहा होगा। A2B2 ये क्या है? आयतन है प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन है, और ये क्या है? निकलने वाले, और ये सब 1 सेकंड में है। 1 सेकंड लिख सकते हैं, 1 सेकंड में प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन, और ये है 1 सेकंड में सिरे Y से निकलने वाले द्रव का आयतन। आयतन प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन है, ये निकलने वाले द्रव का आयतन है। और आयतन का देखिए क्या सूत्र होता है, देखिए आयतन यहां पर देखिए घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन का मान निकालें तो आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। तो ये हो गया द्रव्यमान बटे घनत्व, m बटे, यदि प्रवेश करने वाले यदि 1 सेकंड में प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान कितना है? m है, तथा घनत्व जो है रो है। तो क्या हो जाएगा? A1B1 बराबर हो जाएगा, प्रवेश कर जितना द्रव प्रवेश करेगा उतना ही द्रव निकलेगा, है ना। तो 1 सेकंड में प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान m है, तो A1B1 बराबर हो जाएगा A2B2, निकलने वाले द्रव बराबर हो जाएगा m बटे घनत्व, द्रव्यमान बटे घनत्व। अब समीकरण जो हमने यहां पर एक लिखी हुई है, इसमें A1B1 तथा A2B2 की जगह पर m बटे रो लिख देंगे। समीकरण 1 से W बराबर हो जाएगा P1 इंटू m बटे रो माइनस P2 इंटू m बटे रो। तो ये हम m बटे रो कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमें पता लग गया कि द्रव पर 1 सेकंड में इतना कार्य किया जा रहा है, इतना नेट कार्य द्रव पर किया गया। अब ये जो कार्य किया जा रहा है द्रव पर, नेट कार्य है, उससे द्रव की ऊर्जा में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि कार्य ऊर्जा में बदल जाता है। हमने देखा कि जो हमने नली का चित्र बनाया था उसमें x सिरा चौड़ा था और जो y सिरा पतला था। तो इस सातत्य समीकरण से, अविरत प्रवाह की समीकरण से हमें मालूम है कि यदि किसी नली का सिरा चौड़े से पतला कर दिया जाए तो पतले सिरे पर द्रव का वेग बढ़ जाता है। पाइप, रबड़ का पाइप है, यदि सिरा हम दबा दें तो तेजी से पानी निकलने लगता है। तो इसका मतलब यह है कि द्रव बाई सिरे पर तेजी से निकल रहा होगा। प्रवेश करने वाले द्रव का वेग v1 कम है नली से निकलने वाले द्रव के वेग v2 से, अतः गतिज ऊर्जा में यहां पर हम परिवर्तन निकालेंगे। क्या है? चूंकि v2 बड़ा है v1 से, अतः द्रव की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और कम है, बाद वाली गतिज ऊर्जा अधिक होगी, तो 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस 1/2 m v1 स्क्वायर। तो यहां पर 1/2 m कॉमन ले लिया, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये हुआ गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। उसी तरह से सिरे
यक्स पर प्रवेश करने वाले द्रव की स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी, mgh1 होगी। और निकलने वाले द्रव की स्थितिज ऊर्जा, वाले द्रव की स्थितिज ऊर्जा वो हो जाएगी mgh2। और देखिए h1 जो है ऊंचा है, h1 का मान बड़ा है क्योंकि h1 बड़ा है h2 से। इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा में कमी हो रही है, ऊंचे से नीचे द्रव जा रहा है तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन जो है का मतलब है स्थितिज ऊर्जा में कमी हो रही है। अतः द्रव की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, अधिक ऊर्जा में से कम वाली ऊर्जा को घटा दीजिए तो हमें स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन पता लग जाएगा। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ mgh1 माइनस mgh2, mg कॉमन ले लीजिए तो h1 माइनस h2 ये हो गई स्थितिज ऊर्जा में कमी। देखिए गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, स्थितिज ऊर्जा घट रही है, तो ऊर्जा में नेट परिवर्तन कितना हुआ। अतः एक सेकंड में द्रव की ऊर्जा में नेट परिवर्तन, तो गतिज ऊर्जा तो बढ़ रही है और स्थितिज ऊर्जा घट रही है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, गतिज ऊर्जा में से स्थितिज ऊर्जा को घटाना पड़ेगा। तो 1/2 mv2 वर्ग माइनस v1 का वर्ग माइनस mgh1 माइनस h2। ये क्या हुआ, एक सेकंड में द्रव की ऊर्जा में नेट परिवर्तन हुआ। ये जो परिवर्तन होगा वो द्रव पर किए गए नेट कार्य के बराबर होगा। द्रव पर एक सेकंड में किया गया नेट कार्य बराबर हो गया द्रव की एक सेकंड में ऊर्जा में नेट परिवर्तन। तो हमने नेट कार्य निकाला था, तो P1 माइनस P2 इंटू m/ρ बराबर होगा ये 1/2 mv2 का वर्ग माइनस v1 का वर्ग माइनस mg इंटू h1 माइनस h2। इसको m/ρ को उधर ले जाते हैं तो P1 माइनस P2 बराबर हो जाएगा, m से भाग हो जाएगा सब जगह और ρ से गुणा हो जाएगा। तो 1/2, देखिए ρ जो है ऊपर जाएगा, m नीचे चला जाएगा, तो देखा जाए तो m/ρ/m v2 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है सब दिखाना, शॉर्टकट में कर सकते हो mg/ρ/m h1 माइनस h2। देखिए m से m कट जाएगा तो P1 माइनस P2 बराबर हो जाएगा 1/2 रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस रो g h1 माइनस h2। ये माइनस का चिन्ह है। अब हम इसको ब्रैकेट खोलेंगे और जो 1 वाले टर्म है जिसमें v1 आएगा h1 आएगा उसको इधर ले आएंगे, या तो एक बार खोल के लिख दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि सारे पद आप लिख करके दिखाएं ही, हम दिखा रहे हैं, परीक्षा में आपके पास टाइम कम होगा तो कोई जरूरी नहीं हम उसको ये सब दिखाएं। इधर खोलिए ब्रैकेट तो ये हो जाएगा रो जी h1 प्लस रो जी h2।
अब हम इसको लिखेंगे P1 प्लस ये वाला टर्म इधर ले आइए 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस ये वाला टर्म, ये चिन्ह बदल जाएगा जब इधर आएगा, रो GH1 बराबर हो जाएगा, इसको उधर ले आइए P2 प्लस ये 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस ये वाला टर्म लिखेंगे अब हम रो GH2। तो P1 दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ये प्रति एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा है, दाब ऊर्जा भी प्रति एकांक आयतन की है, हम फार्मूला पहले निकाल चुके हैं। ये स्थितिज ऊर्जा भी प्रति एकांक आयतन की है। तो प्रवेश करते समय प्रति एकांक आयतन की सभी ऊर्जाओं का योग बराबर हो गया द्रव निकलते समय द्रव की प्रति एकांक ऊर्जाओं का योग, अर्थात धारा रेखी किसी आदर्श द्रव के धारा रेखीय प्रवाह में द्रव के प्रत्येक बिंदु पर प्रति एकांक आयतन की सभी ऊर्जाओं का योग या कहें कुल ऊर्जा नियत रहती है, जितनी x सिरे पर है उतनी ही y सिरे पर है। अतः जनरल रूप से हम लिख सकते हैं P प्लस 1/2 रो V1 V स्क्वायर प्लस रो GH बराबर हो गया नियतांक। यही बर्नौली प्रमेय है। यहां पर ये लिख दीजिए कि यही प्रमेय है। दाब ऊर्जा प्रति एकांक द्रव की दाब ऊर्जा, प्रति एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, प्रति एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा का योग जो है वो नियत रहता है। और यदि हम द्रव्यमान के आधार पर कहेंगे तो भी सही होगा कि प्रति एकांक आयतन की कुल ऊर्जा नियत रहती है, वो भी सही होगा। अच्छा, यदि हम नली को, अभी हमने एक सिरा ऊंचा लिया एक सिरा नीचा लिया, यदि नली क्षैतिज है, यदि नली क्षैतिज है तो H1 बराबर H2, मतलब उसकी स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन किसमें होगा? केवल गतिज ऊर्जा में होगा। तो स्थितिज ऊर्जा में का जो परिवर्तन वाला पद है वो हट जाएगा। अतः P प्लस हाफ रो V स्क्वायर नियतांक के बराबर हो जाएगा। यह किसी क्षैतिज नली के लिए बर्नौली प्रमेय का निष्कर्ष है। यदि कोई क्षैतिज नली होगी तो हम, कोई प्रश्न आता है तो उसके लिए हम P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर लिख देंगे P2 प्लस हाफ रो V2 पावर, ये लिख देंगे। एक सिरे से दूसरे सिरे में जब द्रव प्रवाहित हो रहा है तो केवल दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ये क्या है? प्रति एकांक आयतन की दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा है का योग बराबर हो जाएगी प्रति एकांक आयतन की दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर। ये एक सिरे की है, ये दूसरे सिरे। तो इस पर हम इसमें भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना। और इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल करके आया, जैसे हमने यहां पर देखा, ये जो रिजल्ट है उससे हमें क्या पता लगता है कि दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का मान नियत रहता है ना। यानी P प्लस हाफ रो V स्क्वायर बराबर है नियतांक। इसका मतलब यदि वेग बढ़ जाए, किसी द्रव का किसी बिंदु पर वेग बढ़ जाए तो दाब घट जाता है। उस बिंदु पर जहां पर द्रव का वेग बढ़ गया है, द्रव का मतलब गैस भी, तरल पदार्थ कोई दूसरा भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है। तो यदि मान लिया गैस तेजी से बहने लगे तो इसका मतलब उस बिंदु पर दाब घट जाएगा। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, दाब घटेगा, क्योंकि दोनों का योग, दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग तो नियतांक रहेगा। यदि वेग बढ़ गया तो क्या होगा? दाब घट जाएगा।
अब हम बात करते हैं एक अन्य चीज जो पूछी जाती है परीक्षा में, वो है प्रवाहित द्रव में, प्रवाहित द्रव के दाब शीर्ष, वेग शीर्ष तथा गुरुत्वीय शीर्ष, ये क्या होते हैं इनको समझते हैं। बर्नौली प्रमेय से हमें मालूम है क्या है, P प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर होता है नियतांक के। समीकरण को रो जी से भाग देने पर तो P बटे रो जी प्लस 1/2 रो V1 V स्क्वायर बटे रो जी प्लस रो जी एच बटे रो जी बराबर हो गया, नियतांक को भी भाग देंगे, एक नया नियतांक आ जाएगा। तो यहां पर देखिए ये रो कट गया है, रो जी ये भी कट गया, तो बचा हमारे पास P प्लस रो जी प्लस 1/2 V स्क्वायर बटे जी प्लस एच बराबर नियतांक। इसको कहते हैं दाब शीर्ष, इसको कहते हैं वेग शीर्ष, इसको कहते हैं गुरुत्वीय शीर्ष। तो ये हो गया दाब शीर्ष प्लस वेग शीर्ष प्लस गुरुत्वीय शीर्ष बराबर हो गया नियतांक। तो इसका हम क्या रिजल्ट लिखेंगे, द्रव के, किसी द्रव के या किसी तरल पदार्थ के धारा रेखीय प्रवाह में इसके प्रत्येक बिंदु पर दाब शीर्ष, वेग शीर्ष तथा गुरुत्वीय शीर्ष का योग नियत रहता है। ये बात लिख दीजिए। क्या, धारा किसी तरल, द्रव या गैस की धारा रेखीय प्रवाह में इसके प्रत्येक बिंदु पर दाब शीर्ष, जिसका मान ये है, वेग शीर्ष तथा गुरुत्वीय शीर्ष का योग नियत रहता है। तो धारा रेखीय प्रवाह में किसी तरल, द्रव या गैस के धारा रेखीय प्रवाह में इसके प्रत्येक बिंदु पर दाब शीर्ष, वेग शीर्ष तथा गुरुत्वीय शीर्ष का योग नियत रहता है। ये भी परीक्षा में अलग से पूछा जाता है। बर्नौली प्रमेय पर आधारित है, एकदम आसान है। बस हमें बर्नौली प्रमेय की जो समीकरण प्राप्त होती है उसको रो जी घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल से भाग दे देंगे तो हमें जो टर्म प्राप्त होंगे अलग अलग तीन, वो क्या होंगे, वो क्रमशः दाब शीर्ष, वेग शीर्ष और गुरुत्वीय शीर्ष होंगे और उनका योग नियत रहेगा। ये लिख देंगे। अच्छा, हमें इस बर्नौली प्रमेय पर आधारित दैनिक जीवन में बहुत सारे अनुप्रयोग हैं जो कि अलग से परीक्षा में पूछे जाते हैं। उनकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। और यहां पर बर्नौली प्रमेय को सिद्ध करते समय देखिए हमें तीन बातें करनी पड़ती है। पहले तो द्रव पर किया गया नेट कार्य निकालना पड़ता है। तो एक्स सिरे पर द्रव पर कार्य किया जाता है, वाई सिरे पर जो है द्रव द्वारा कार्य किया जाता है। तो एक सेकंड में द्रव पर नेट कार्य कितना किया गया वो निकाल लेते हैं। फिर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन देखते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा तो घटती है क्योंकि ऊंचाई कम हो गई है वाई सिरे पर, और गतिज ऊर्जा बढ़ती है क्योंकि वाई सिरे पर वेग बढ़ जाता है। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालेंगे, बाद वाली गतिज ऊर्जा में से प्रारंभ वाली गतिज ऊर्जा घटाएंगे, जबकि
स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालते समय हम क्या करेंगे, पहले ऊंचाई ज्यादा है तो पहले स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगी, बाद में स्थितिज ऊर्जा कम होगी, तो पहले वाली स्थितिज ऊर्जा में से बाद वाली स्थितिज ऊर्जा घटाएंगे और ये भी जानेंगे कि स्थितिज ऊर्जा ओवरऑल स्थितिज ऊर्जा में कमी आ रही है, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, स्थितिज ऊर्जा घट रही है। तो द्रव की ऊर्जा में जो नेट परिवर्तन हो रहा है वो द्रव की गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ है उसमें से द्रव की स्थितिज ऊर्जा में हुए परिवर्तन को घटाएंगे, तभी चिन्ह सहित उत्तर सही आएगा। थोड़ी एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो निश्चित रूप से पूरी तरह से आपको ये बात याद रहेगी और परीक्षा में आसानी से जो बातें हमने यहाँ पर समझाई वो सब नहीं लिखनी है, आपको डायरेक्ट उसके जो है मुख्य पार्ट लिखने हैं। डायरेक्ट आप जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन लिख सकते हैं, डायरेक्ट जो है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन लिख सकते हैं और किया गया कार्य बराबर जो है द्रव की ऊर्जा में परिवर्तन लिख देते हैं तो तुरंत जो है बर्नौली प्रमेय का स्टेटमेंट मतलब उसका जो गणितीय रूप प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सभी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी और ये बात की गारंटी होगी कि आप जो है परीक्षा में बर्नौली प्रमेय यदि पूछी जाती है तो उसको गलत नहीं करेंगे। और अगले वीडियो में हम इसके अनुप्रयोग बताएंगे कि किस तरह से दैनिक जीवन में बर्नौली प्रमेय के आधार पर बहुत सी घटनाओं को हम विस्तार पूर्वक समझ सकेंगे। तो अब वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।